करमपुर कहकर एक गांव में निमा, सिया और कीर्ति कहकर तीन बहनें रहती हैं जो अनाथ होती हैं। उनके माता पिता उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। वो तीनों एक झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा करती हैं। तीनों एक ढाबे में काम करती हैं। उस ढाबे का मालिक हरीश लाल बहुत ही घमंडी और बुरे स्वभाव का होता है। ओ त्रिमूर्ति, हाथों में मेहंदी लगाई है क्या तुम तीनों ने आज? अरे जल्दी जल्दी काम करो, वरना आज की कमाई में से पैसे काट लूंगा मैं। ठीक है मालिक। हरीश लाल तीनों बहनों संग सख्ती से पेश आता है। वो उन तीनों से बहुत सारा काम कराता है। सिया खाना बनाती है, कीर्ति सफाई करती है, तो वहीं निमा ग्राहकों को खाना परोसती है। उन तीनों को वहां पर काम करके अब पूरे 2 महीने हो चुके थे। तीनों हरीश लाल से अपनी तनख्वाह मांगने जाती हैं। तभी मालिक, 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए हैं। हमें हमारे पैसे दे दो ना मालिक। पिछले महीने भी आपने नहीं दिए थे। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें एक किराए का घर में रहना है, अच्छा खाना खाना है, इसीलिए पैसों की सख्त जरूरत है मालिक। देखो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। फिलहाल मेरे पास थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है। अगले महीने मैं तुम तीनों के 3 महीने के सारे पैसे दे दूंगा, ठीक है? लेकिन मालिक। अरे क्या लेकिन वेकिन लगा रखा है? काम से निकाला नहीं है, बस तनख्वाह लेट दे रहा हूं। शुक्र मनाओ कि तुम तीनों के पास काम है, वरना यहां वहां भीख मांगने की नौबत आ जाएगी तुम तीनों अनाथ बहनों की। हाँ, चलो अब जाओ काम करो। हरीश लाल की बातें सुनकर बेचारी तीनों बहनें डर जाती हैं और वो काम पर लग जाती हैं। उनके पास पैसे नहीं होने के कारण उनका जीवन बहुत कठिन मोड़ से गुजर रहा था। कभी कभी तो तीनों बेचारी भूखे पेट ही सो जाती। ऐसे ही एक और महीना गुजर जाता है। तभी तीसरा महीना भी खत्म होने आया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन तीनों के 3 महीने की तनख्वाह मुझे देनी ही न पड़े। और वो क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। हरीश लाल जानबूझकर खाने में ज्यादा मिर्च डाल देता है, जिससे ग्राहक उससे शिकायत करते हैं और वो जानबूझकर 2-3 बर्तन तोड़ देता है और फिर वो इस सब का इल्जाम तीनों बहनों पर ही थोपता है। खाने में मिर्च ज्यादा डालने से उस ग्राहक ने मुझसे इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल करा दिया। और तो और इस नीना और कीर्ति के कारण ये महंगे बर्तन टूट गई। अब बताओ, इस सारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हाँ? आह, लेकिन लेकिन मैंने तो खाना अच्छे से चखा था। खाना तो बढ़िया ही बना था। ऊपर से जिस ग्राहक की आप बात कर रहे हो, उस ग्राहक ने ही आपके सामने खाने की तारीफ की थी। और ये बर्तन जो टूटे हैं, ये मैंने और कीर्ति ने नहीं तोड़े हैं। हाँ मालिक, निमा एकदम सही कह रही है। ये सब हमने नहीं किया है। हमारा यकीन मानिए, आपको पक्का गलतफहमी हुई है। मुझे क्या तुम तीनों ने पागल समझ रखा है क्या? हाँ? अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये तुम तीनों का ही काम है। और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं तुम तीनों की पिछले 3 महीने की तनख्वाह काट रहा हूं। और तुम्हें उन 3 महीनों के पैसे नहीं मिलेंगे। क्या? ऐसा मत कीजिए मालिक। हाँ मालिक, हमारे लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। सिया, कीर्ति, मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे मालिक की चाल है। इन्हें हमें पिछले 3 महीनों के पैसे ही नहीं देने हैं, इसीलिए ये सारा नाटक कर रहे हैं। चलो, हम अब यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ निमा, तू सही कह रही है। तीनों बहनें समझ जाती हैं कि हरीश लाल एक नाटक कर रहा है, इसीलिए वो तीनों वहां से चली जाती हैं। अरे रुको तो, रुको। हरीश लाल चिल्लाते रह जाता है, लेकिन वो तीनों वहां से चली जाती हैं। उन तीनों में नीमा ज्यादा होशियार थी। वो कहती है, हमें अब खुद का ही कोई काम करना होगा। ये निर्दयी दुनिया वाले हमारे साथ ऐसे ही चाल करते रहेंगे, लेकिन हम उन्हें अपने साथ चाल करने देंगे नहीं। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे नीमा? हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। सिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। लोगों को इसके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगेगा और हमारा ढाबा प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन निमा, हम ढाबा कैसे खोलेंगे? हमारे पास निवेश के लिए पैसे कहाँ हैं? तभी वो तीनों बहनें एक खटारा साइकिल को जंगल में पड़ी हुई देखते हैं। वो तीनों उस साइकिल को रिपेयर करते हैं। अरे निमा, अब तो हमने इस खटारा साइकिल को भी रिपेयर कर दिया है। अब तो बता दे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है।
हम इसका ढाबा बनाएंगे, साइकिल ढाबा। साइकिल ढाबा? हाँ हाँ, साइकिल ढाबा जैसे बाजारों में होते हैं। हम साइकिल पर घूमकर खाना बेचेंगे। इससे हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं और इससे हमारे पैसों की भी बचत हो रही है। अरे वाह निमा, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। निमा, सिया और कीर्ति तीनों बहनें गली मोहल्लों से कचरा बीनकर उसे कबाड़ी वाले को देती हैं और उससे मिले पैसों से वो खाना बनाने के लिए लगने वाला सारा सामान खरीदती हैं और फिर साइकिल ढाबे पर खाना बेचना शुरू करती हैं। 1-2 दिन में ही उनके साइकिल ढाबे पर ढेरों ग्राहक आने लगते हैं और उनकी खूब तरक्की होने लगती है। अरे वाह, इस साइकिल ढाबे का खाना तो सच में कमाल का है। अरे बोले तो जबरदस्त था। हाँ। सभी साइकिल ढाबे की तारीफें करते हैं और कुछ ही दिनों में अनाथ बहनों का ये साइकिल ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। अब हरीश लाल के ढाबे पर बहुत कम ग्राहक आने लगते हैं और तीनों बहनों की उन्नति देखकर हरीश लाल को बहुत गुस्सा आता है। इन तीनों की ऐसी की तैसी। नहीं, ये तीनों मेरे ढाबे की प्रगति के रास्ते का कंकड़ नहीं बन सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूं? उस रात को गुस्से में आकर हरीश लाल उन तीनों बहनों की साइकिल ही तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब तीनों अपनी साइकिल को देखती हैं, तभी साइकिल को कई टुकड़ों में टूटे हुए देखकर उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? तीनों मंदिर जाती हैं और भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। भगवान जी, हमारी साइकिल भी नहीं रही, अब हम क्या करेंगे? साइकिल ढाबे के जरिए हमारे जीवन में फिर से खुशियां आ गई थी, लेकिन अब फिर से हमारी खुशियां हमसे छिन चुकी हैं। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है भगवान जी? हमने किसका बुरा किया है? पहले हमसे हमारे माता पिता दूर हो गए और अब ये संकट के बादल पीछा नहीं छोड़ रहे। भगवान जी, हम तीनों की मदद करो। हम तो आपकी ही बेटियां हैं ना। हम तीनों अनाथ बेटियों की मदद करो भगवान जी। तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहां पर स्वयं देवता प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर तीनों अनाथ बहनें आश्चर्यचकित रह जाती हैं और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। जय हो देवता जी की, जय हो देवता जी की, जय हो देवता जी की। सदा सुखी रहो बच्चियों। मैं जानता हूं कि तुम तीनों बहुत तकलीफ में हो, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे तुम्हारी सारी मुसीबतें एक पल में ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वो कैसे देवता जी? तभी देवता जी अपनी शक्तियों से मंदिर के बाहर एक बड़ा सा ढाबा प्रकट करते हैं, जिसे देख तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। वाह, ये ढाबा तो बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर। ये तुम तीनों का जादुई ढाबा है। इसमें तुम्हें कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जो खाना चाहिए उसका नाम लेने से ही वो प्रकट हो जाएगा। और तो और इस ढाबे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। जाओ बच्चियों, अपने जीवन में खूब तरक्की करो। तथास्तु। तीनों बहनें अब उस जादुई ढाबे में काम करने लगती हैं और बहुत सारे पैसे कमाती हैं। इस तरह वो तीनों अपने जीवन के सफर में खूब आगे जाती हैं। अवनी एक गरीब और अनाथ महिला होती है, जिसकी शादी मोहित से होती है। ससुराल वाले अवनी से बहुत प्यार करते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। ससुराल में उसकी सास जमुना और ससुर प्रेमलाल होते हैं। कुछ ही महीनों बाद अवनी गर्भवती हो जाती है, लेकिन एक दिन गर्भावस्था में जब अवनी एक जगह टैक्सी में जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। डॉक्टर, डॉक्टर कैसी है अवनी अब? और मेरा बच्चा, वो तो सही सलामत है ना? बताइए ना डॉक्टर। अरे डॉक्टर बाबू, तुमने मौन व्रत धारण कर लिया है क्या? हाँ, अरे जल्दी बताओ, हमारी बहू ठीक है या नहीं? पेशेंट ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, बताइए। बच्चा नहीं बचा पाई। पेशेंट का गर्भपात हो चुका है और अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मोहित, जमुना और प्रेमलाल तीनों हैरान रह जाते हैं। हे माँ, माता जी! ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया पापा? माँ! मैंने कहा था बहू की कुंडली अच्छी नहीं है,
वो पनौती ही है, और उसी के वजह से हमारे हमारे खानदान के आने वाला चिराग खोया है। 2 दिन बाद अवनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद घर वाले अवनी को घर में लेने से पहले ही उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और उसके मुंह पर उसके सारे कपड़े फेंक देते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा सामान और मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। हाँ, क्योंकि अब हम इस घर में तुम जैसी पनौती को बिल्कुल नहीं रख सकते। तुम एक बांझ हो और बांझ एक पनौती होती है। अवनी, आज से हम तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ते हैं। आइंदा फिर कभी हमें अपनी ये घटिया और मनहूसियत भरी शक्ल मत दिखाना तुम। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अवनी कुछ और कहती उससे पहले ही मोहित उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और बेचारी अवनी अब यहाँ से वहां भटकते हुए दूसरे गांव पहुंच जाती है। वो 2 दिन वहां के एक मंदिर में रहती है, लेकिन उसके बाद उसके पास एक औरत आती है और कहती है, अरे ओ बहन, अरे तुम्हें काम चाहिए था ना? है मेरे पास काम, वो भी बहुत अच्छा। अरे वाह, धन्यवाद बहन जी। कहाँ है काम? कैसा है काम, बताइए ना। एक औरत है, वकील है, अपनी दादी के साथ रहती है। उसके घर पर दिन रात रहना है और घर का सारा काम करना है। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। हाँ, सो तो है। तनख्वाह वगैरह का तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है बहन जी, तनख्वाह का क्या है? मुझे 24 घंटे रहने के लिए छत भी मिल गई है और काम भी मिल गया। मुझे अगर उन्होंने तनख्वाह नहीं भी दी तो भी कोई शिकवा नहीं। अवनी उस औरत के घर जाती है। उसका नाम सुजाता होता है। सुजाता एक वकील होती है जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती है। अवनी वहां काम करने लगती है। झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने तक सारे काम अवनी अच्छे से कर लेती है, जिससे सुजाता और उसकी दादी बहुत खुश होते हैं। अवनी सुजाता और दादी को अपनी पूरी कहानी बताती है, कैसे उसके बांझ होने के बाद उसके पति और सास ससुर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तभी एक वकील होने के नाते मैं यही कहूंगी कि तुम्हारे पति और सास ससुर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है अवनी। खैर, तुम्हें बस अब अपने अतीत के पन्नों को फाड़ कर फेंक देना है और जिंदगी की किताब में नए पन्नों के साथ नई शुरुआत करनी है। हाँ दादी, आप सही कह रही हो। मैं अब बस आगे बढ़ना चाहती हूँ और जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। अवनी एक दिन सुजाता और दादी को अपने हाथों की स्पेशल दही पूड़ी बनाकर खिलाती है और उन्हें वो दही पूड़ी इतनी पसंद आती है कि वो दोनों 2 प्लेट एक झटके में खत्म कर देते हैं। अवनी, ये दही पूड़ी एकदम माइंड ब्लोइंग है। क्या सॉलिड बनाई है तुमने। हाँ अवनी बिटिया, एकदम सही बनी है। बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम, मजा ही आ गया। धन्यवाद सुजाता जी। धन्यवाद दादी। अवनी, क्यों ना तुम अपना खुद का एक दही पूड़ी ठेला खोल लो। दही पूड़ी ठेला? हाँ, दही पूड़ी ठेला। उस ठेले के जरिए तुम ढेरों पैसे कमा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे हाथों की दही पूड़ी को मतलब खास है। ये कोई मामूली नहीं है, समझी? कोई ऐसी मामूली दही पूड़ी नहीं है। ये जादुई दही पूड़ी है और इनका स्वाद ही एकदम निराला है। सबको खूब पसंद आएगी तुम्हारी ये स्पेशल दही पूड़ी। अवनी बिटिया, सुजाता का सुझाव एकदम मस्त है। तुझे ये करना चाहिए। पैसों की चिंता तुम मत करना, मैं हूं ना, तुम्हारी बड़ी बहन। ठीक है सुजाता दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हो। सुजाता अवनी को पैसों की मदद करती है और अवनी अपना दही पूड़ी का ठेला लगाती है और वो दही पूड़ी बेचने लगती है। खट्टी मीठी मसालेदार दही पूड़ी, आइए आइए दही पूड़ी खाइए, एकदम स्वादिष्ट और मज़ेदार। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। दही पूड़ी, दही पूड़ी। अवनी के दही पूड़ी ठेले पर थोड़ी देर में ढेर सारे लोग आने लगते हैं और वो इस बात से बहुत खुश हो जाती है। हा भाई वाह, मजा ही आ गया जी इस दही पूरी को खाकर। हा एकदम मस्त बनी है जी। मुझे तो और 1 प्लेट खानी है। और मुझे तो और 2 प्लेट खानी है। जिंदगी में पहली बार इतनी मजेदार और बेहतरीन दही पूरी खाने को मिल रही है। मन तो कर रहा है खाते ही जाऊं और रखूं ही नहीं। धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए आप दोनों की दही पूड़ी। अवनी का दही पूड़ी ठेला थोड़े ही दिनों में तेजी से चल पड़ता है। सुबह से लेकर रात तक 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता है जब अवनी के ठेले पर ग्राहक नहीं होते। इन सब में सुजाता और दादी दोनों अवनी का भरपूर साथ देते हैं। वो उसे हर रोज़ और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
लेकिन अवनी के दही पूड़ी ठेले से मोहल्ले की रूबी पानी पूरी वाली के पास ग्राहक आना कम हो जाते हैं, जिस कारण रूबी का माथा गर्म हो जाता है। इस अवनी की बच्ची के कारण ही मेरे ठेले पर कोई नहीं आ रहा है। अब तू देख अवनी, कैसे मैं तेरा जीना दुश्वार करती हूँ और तुझे हवालात की हवा खाने भेजती हूँ। बस एक बार तू यहाँ से चली जाए तो फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और फिर सभी मोहल्ले के वासियों को घूम फिरकर मेरे ठेले पर ही पानी पूरी खाना आना पड़ेगा। रूबी रात में चुपके से अवनी के दही पूड़ी बनाने के सामान में एक ऐसी दवाई मिला देती है जिससे लोगों की जान खतरे में जा सकती है। अगले दिन अवनी उसी जानलेवा मिलावट वाले सामान से दही पूड़ी बनाकर बेचती है और 2 से 3 दिन बाद जिन लोगों ने अवनी के ठेले की दही पूड़ी खाई होती है वो सब गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं और फूड इंस्पेक्टर अवनी को जेल में कैद कर लेते हैं। लेकिन तभी उससे मिलने सुजाता आती है। सुजाता दीदी, सुजाता दीदी, दीदी मुझे इस जेल से बाहर निकालो। मैंने कोई मिलावट नहीं की थी, जरूर ये किसी की साजिश है। तुम रो मत अवनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। सुजाता का पहला शक सीधा रूबी पर ही जाता है, क्योंकि उस मोहल्ले में अगर कोई अवनी के ठेले का दुश्मन हो सकता है तो वो व्यक्ति भी दही पूड़ी या पानी पूरी बेचता होगा। सुजाता दिन दहाड़े रूबी को घर पर पुलिस को लेकर जाती है और वहां पर वही दवाई मिलती है जिससे लोग बीमार पड़ते हैं और आखिर में सुजाता कोर्ट की हियरिंग में अवनी को बेगुनाह और रूबी को गुनहगार साबित कर ही देती है और फिर अवनी अपने दही पूड़ी के कई सारे आउटलेट्स खोलती है और खूब तरक्की करती है। गोरखपुर नामक एक गांव में किशोर चंद नामक एक ब्राह्मण अपनी बीवी सुधा के साथ रहता है। वो बहुत आलसी होता है और दिन रात बस घर पर आराम करता रहता है। सुधा किशोर चंद के इस बर्ताव से बहुत परेशान होती है। दिन रात बस सोना, खाना, पीना और फिर से सोना, हाँ बस यही चल रहा है तुम्हारा। अरे तनिक मंदिर जाकर अपना काम करो। लोगों की शादियां, बच्चों के नामकरण, लोगों की कुंडली मिलान, न जाने कितने ग्राहक आकर गए, लेकिन तुम अपने आलस को छोड़ने से रहे। अरे सुधा, क्या तुम भी इतना सुनाती रहती हो मुझे? अरे मैंने तुमसे कहा ना, मुझे ये जग की मोह माया नहीं चाहिए। मुझे मेरे शंकर जी जरूर मदद करेंगे। वो मेरा साया बनकर हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। भगवान कभी भी किसी आलसी भक्त का साथ नहीं देते हैं और तुम जो कहते रहते हो, तुम्हारे शंकर भगवान भी तुमसे निराश ही होंगे। इतना आलस करना किसी पाप से कम नहीं है। सुधा, अपनी बकर बकर बंद करो और जाओ आज मेरे लिए वो पकौड़े वाली कढ़ी बनाओ। उसके साथ चावल और घी के फुलके, आहा, खाने का मजा ही कुछ और है। बस ठूसने का पता है और कुछ काम तो तुमसे होगा नहीं कभी। किशोर चंद दिन रात बस खाता पीता और सोता रहता है। वो सुबह सवेरे उठकर शंकर भगवान की पूजा करके नाश्ता करता है और फिर से बिस्तर पकड़कर सो जाता है और यूं ही वो केवल खाना खाने के लिए उठता है और कभी कभार मन किया तो जंगल या गांव के किसी इलाके में टहलने चला जाता है। सुधा तो अपने आलसी पति से तंग आ चुकी थी। चिंता मत करो सुधा बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना तुम, दामाद जी जल्द ही फिर से ठीक हो जाएंगे और फुर्ती से सारे काम करने लगेंगे। ये मैं तुम्हें पूरे यकीन से कहती हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा माँ, क्योंकि आपके दामाद ने खाना पीना और सोना इन सब कामों से जीवन भर की दोस्ती कर ली है और उन्हें इन कामों के अलावा दुनिया में और कोई काम दिखता ही नहीं है। दिन रात खेत में मैं किसानी करती हूँ, तब जाकर कुछ पैसे आ पाते हैं। बात तो तुम्हारी भी सही है। दामाद जी एक बहुत ही अच्छे और नामी ब्राह्मण थे, लेकिन अचानक से उन्हें ये क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं तो शंकर भगवान से रोज बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे उनका ये रूप देखा ही नहीं जाता। आलस उन पर इतना हावी हो चुका है कि उन्हें किसी भी चीज की सूझबूझ नहीं रहती। एक दिन किशोर चंद यूं ही टहलते टहलते जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक गरीब आदमी दलदल के भीतर फंसा हुआ दिखता है। उसे देखकर किशोर चंद उस गरीब आदमी की मदद कर उसे दलदल से बाहर निकालता है। तुम ठीक हो भाई? हाँ ब्राह्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। अरे इसमें क्या धन्यवाद। इतना कहते ही वो आदमी शंकर भगवान में बदल जाते हैं और साक्षात शंकर भगवान को देख किशोर चंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शंकर भगवान, आप यहाँ पर?
हाँ किशोर चंद, तुम दिन रात मेरा स्मरण करते रहते हो, इसलिए मुझे तो तुमसे मिलने आना ही था। तुम आलसी हो, लेकिन समय आने पर तुमने एक गरीब मुश्किल में फंसे आदमी की मदद की। यही तुम्हारा अच्छा कर्म है। कहो, क्या उपहार चाहिए तुम्हें? शंकर जी, मुझे बस एक ही उपहार चाहिए, और वो है कि मैं जीवन भर बस मजे से आराम करता रहूं और कुछ काम न करूं। ठीक है किशोर चंद, मैं तुम्हारी इस मांग को स्वीकारता हूं और मैं तुम्हें एक जादुई सैनिक दूंगा जो तुम्हें अपना राजा समझकर तुम्हारे सारे काम करेगा। इतना कहकर शंकर भगवान वहां पर अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई सैनिक प्रकट करते हैं। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। ये सैनिक मेरा है, मेरा सैनिक, और मैं इसका राजा। हाँ किशोर चंद, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। इस जादुई सैनिक को तुम्हें 24 घंटे कुछ ना कुछ काम देना होगा। अगर तुमने इसे खाली छोड़ दिया तब ये तुम्हें मारने आएगा। ऐसा कुछ होगा ही नहीं शंकर जी, क्योंकि मैं इस सैनिक से दुनिया भर के सारे काम करवाऊंगा और इसे कभी खाली नहीं छोड़ूंगा। ठीक है किशोर चंद, अब मैं विदा लेता हूं। खुश रहो। तथास्तु। जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। शंकर भगवान इतना कहकर अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद किशोर चंद उस जादुई सैनिक को अपने घर ले जाता है और तब वहां पर सुधा और उसकी माँ भी मौजूद होते हैं। वो दोनों किशोर चंद और उस जादुई सैनिक को देख हैरान रह जाते हैं। किशोर चंद सुधा और उसकी माँ को सब कुछ बता देता है। क्या? इसका मतलब तुम जो जो काम इस जादुई सैनिक से कहोगे वो काम वो करेगा? हाँ सुधा, ओ मेरे जादुई सैनिक, जाकर मेरे लिए खेत से गन्ने तोड़ कर ला। ठीक है राजा जी। ऐसा कहकर सैनिक वहां से चला जाता है और वो 1 मिनट के अंदर किशोर चंद के लिए ढेर सारे गन्ने तोड़कर लाता है। ये देख किशोर चंद, सुधा और उसकी माँ भौचक्का रह जाते हैं। ये क्या है? इस जादुई सैनिक ने तो 1 मिनट के अंदर ही ये सारे गन्ने तोड़ लाए। क्योंकि मैं अपने राजा जी का जादुई सैनिक हूँ। बहुत खूब मेरे जादुई सैनिक, यूं ही मेरे सारे काम एक झटके में कर दिया करो। जी राजा जी। चलिए अब जल्दी से मुझे मेरा अगला काम बता दो। मुझे बगल वाले गांव में से रमेश समोसे वाले के समोसे ले आओ। बहुत मन कर रहा है मुझे उनके समोसे खाने का। ठीक है राजा जी। सैनिक फिर से 1 मिनट के अंदर किशोर चंद को बगल वाले गांव से समोसे लाकर देता है और इसी तरह सैनिक किशोर चंद के सारे कामों को चुटकी में कर देता है, जिससे अब किशोर चंद अपने जादुई सैनिक से पूरी तरह परेशान हो जाता है। दिन रात उसे बस सैनिक को आदेश देना पड़ता है। रात में वो थक जाता है और इस कारण सैनिक के पास कुछ काम ना होने के कारण वो किशोर चंद को लाठी से मारने लगता है। मत मारो, अरे मत मारो, मुझे मत मारो। ये लो राजा जी, मुझे काम दो वरना मैं आपको यूं ही मारता रहूंगा। हे भगवान, छोड़ दो मेरे पति को, दुष्ट सैनिक। सैनिक किशोर चंद को खूब मारता है। तभी किशोर चंद जल्दी से उसे अपने लिए तबेले के गाय का दूध लाने को कहता है। तभी सुधा, माँ जी, मैं क्या करूं? मैं तो इस जादुई सैनिक को अपने साथ लाकर बुरी तरह फंस गया हूं। ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। शंकर भगवान, ये आपने कैसा उपहार दे दिया मुझे? मेरे पास उस जादुई सैनिक को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का तोड़ है, लेकिन आपको वादा करना होगा दामाद जी कि आप आज के बाद कभी भी आलस नहीं करोगे और हमेशा मेहनत और परिश्रम करके आगे बढ़ोगे और अपने सारे काम करोगे। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी आलस नहीं करूंगा और मेहनत से अपने सारे काम करूंगा। ठीक है, हमें उस जादुई सैनिक को रोकने का तोड़ उसे काम देकर ही होगा, लेकिन हम उसे ऐसा काम देंगे जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन माँ, ऐसा कौन सा काम है? जब वो आएगा तब उससे कहना कि गांव की नदी के पास जाकर 10 बार एक हाथ से ताली बजाकर आए, जो कि कभी नहीं हो सकता।
अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है माँ जी, धन्यवाद। किशोर चंद अपनी सास के बताए गए उपाय को इस्तेमाल करता है और इस तरह सैनिक जिंदगी भर उस नदी के पास खड़े रहकर एक हाथ से ताली बजाने का खूब प्रयास करता रहता है, लेकिन कभी बजा नहीं पाता। वहीं शंकर भगवान द्वारा दी गई इस सीख से किशोर चंद को बहुत अच्छा सबक मिलता है और वो फिर कभी आलस नहीं करता और फुर्ती से सारे काम करने लगता है।